हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल मानवापत हिंदी पर। स्टोरी उसी सीन से शुरू होती है जहां पर छन अपने ग्रैंडफादर का हाथ अपने हाथ में लेता है और अपने मन में कहने लगता है, ये फीलिंग तो क्या सचमुच इस तरह की होती है, ब्लड रिलेशन की पावर। और साथ ही छन अपने ग्रैंडफादर के साथ बिताए हुए अपने बचपन के लम्हों को याद करने लगता है। चन जैसे ही ग्रैंडफादर कहता है तो ग्रैंडफादर इस पर कहने लगता है, मुझे ये शब्द सुनना सचमुच काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जॉन इसे सुनते ही अपने मन में कहने लगता है, ये फॉर्मर कल्ट लीडर से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। मुझे लगा कि बिना बच्चे के इस तरह की फीलिंग को महसूस कर पाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। दूसरी तरफ से ग्रैंड गार्डियन और बनवांग दोनों ही इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। इतने में ग्रैंडफादर को एक झटका लगता है, उसे कुछ याद आ जाता है और तुरंत ही खड़ा होते हुए कहने लगता है, नहीं, अभी सही समय नहीं है। ग्रैंड गार्डियन, आखिर ये जगह कहाँ पर है? इस पर ग्रैंड गार्डियन बताने लगता है, अभी हम नॉर्दर्न आइस पैलेस के अंदर हैं। ग्रैंडफादर इसे सुनते ही तुरंत ही बेड से खड़ा हो जाता है और चन से कहने लगता है, हमें जल्दी करनी होगी। चन अपने ग्रैंडफादर को शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन ग्रैंडफादर इस पर कहने लगता है, हम ड्रैगन टॉर्टोइस के कोर को उन लोगों के हाथ में नहीं लगने दे सकते। इसके लिए यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं बचा है। अगर उन लोगों को 5 स्पिरिट बीस्ट के कोर्स मिल जाते हैं तो चन इस पर अपने ग्रैंडफादर को बैठाते हुए कहने लगता है, आपको इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोर उन लोगों के हाथ में नहीं पड़ा। ग्रैंडफादर इसे सुनकर चौंक जाता है और कहने लगता है, आखिर तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है कि उनके हाथों में नहीं लगा? जन ने अपने हाथों के अंदर ड्रैगन टॉर्टोइस के उसी कोर को बाहर निकाल लिया होता है और अपने ग्रैंडफादर को दिखाने लगता है और बताता है, मैंने इसे ले लिया है। ग्रैंडफादर इसे देखकर चौंक जाता है और कहने लगता है, योनुन, क्या तुमने सचमुच इसे ले लिया है? चन इसके बाद अपने ग्रैंडफादर से कहने लगता है, आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है कि मैं आपसे पूछ सकूं, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप 6 सेक्ट ऑफ मार्शल आर्ट सेक्ट के चंगुल में कैसे फंस गए और कैसे हिप्नोसिस के शिकार हो गए? इस पर ग्रैंडफादर गुस्सा करते हुए कहने लगता है, उस समय मेरा मानना था कि ऐसा करने से कल्ट की और मार्शल वर्ल्ड की रक्षा होगी, लेकिन मेरी गलती के कारण ग्रैंड मास्टर गोजिंग और वो सभी लोग बलिदान हो गए। शैडो मास्टर जैसे ही ग्रैंड मास्टर गोजिंग का नाम सुनता है तो अपने मन में कहने लगता है, क्या ये वही व्यक्ति नहीं है शॉलिन का फॉर्मर रैबिट जो कि 18 साल पहले डिसअपीयर हो गया था? अगर अब इसके बारे में सोचा जाए तो मोरांग यान, जो कि मोरांग फैमिली से है, उसने कहा था वो एक मास्क मास्टर के साथ चला गया। इसके बाद ग्रैंडफादर जन से कहने लगता है, ये राहत महसूस करने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी है कि तुमने ड्रैगन टॉर्टोइस के कोर को अपने पास कर लिया है। ड्रैगन टॉर्टोइस के अलावा भी 4 सीक्रेट बीस्ट हैं, ग्रेट रॉक, फ्लेम किलिन, दी एमगी एंड विंड वाइट टाइगर, जो मिल के 5 बीस्ट बनते हैं। 6 सेट मार्शल आर्ट सेट, वो निश्चित रूप से बचे हुए 4 के कोर को अपना बनाने की कोशिश करेगा। पैनिस पर कहने लगता है, मैं काफ़ी हद तक इस बारे में जानता हूँ। वो अपने हाथ में किलिन हकोर दिखाते हुए बताने लगता है, मैंने उन्हें इंपीरियल पैलेस के अंदर रोका था ताकि वे किलिन की कोर को ना ले सकें। हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर चन के सामने एक शख्स खड़ा हुआ था। चन लेफ्ट गार्डियन से पूछता है, क्या वो ठीक है? इसके बाद सामने खड़ा शख्स चन से बताने लगता है, स्वॉर्ड डीमन की स्वॉर्ड आर्ट वो मेरे लिए किसी तरह का मैच नहीं है। इसे सोचते हुए बताने लगता है, अगर मैं इसके बारे में सोचता हूं तो उन लोगों ने डेमोनिक कल्ट के अंदर एक स्पाई को भेजा था ताकि वे डेमन ब्लड हॉल को निशाना बना सके। ये इमयोगी के कोर पर हमला करने के लिए हो सकता है। ग्रैंडफादर इसे सुनकर चौंक जाता है और कहने लगता है, एम योगी, आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? वो क्या है? जन ने इस पर अपनी थेवेनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया होता है और ग्रैंडफादर को दिखाने लगता है। ग्रैंडफादर इसे देखकर पूरी तरह से घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं, तो क्या ये हो सकता है? चन इस पर बताने लगता है, यह है थेवेनियो ट्रू डिमोनिक स्वॉर्ड जो कि एमयोगी के कोर से बनी हुई है। ग्रैंडफादर इसे सुनने के बाद और भी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं, तो क्या यह सचमुच ट्रू थेवेनी डिमोनिक स्वॉर्ड है? साथ ही अपने मन में कहने लगते हैं, इसके बारे में ऐसा कहा जाता था कि केवल थेवेन्यू डीमन का ट्रू सक्सेसर ही इसे पा सकता है और चन ने इसे पा लिया है। इसके बाद ग्रैंडफादर चन से कहने लगता है, इसका मतलब तूने ना केवल किलिन और ड्रैगन टॉर्टोइस बल्कि एमयोगी के कोर को भी प्राप्त कर लिया है? इस पर चन हाँ जवाब देता है। ग्रैंडफादर इसे सुनते ही बैलेंस नहीं बना पाता और कहने लगता है, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? जन इसे सुनते ही अपने बारे में कहने लगता है, तो क्या मुझे ग्रेट रॉक के बारे में बताना चाहिए या नहीं कि मैंने उसकी स्पिरिचुअल पावर को भी प्राप्त कर लिया है? इसके बाद ग्रैंडफादर कहने लगता है, अब जब मैं थोड़ा सा शांत हो गया हूं तो मुझे लगता है कि मुझे शुरुआत से ही तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। सबसे पहले ग्रैंडफादर चन के सामने अपने घुटने टेक देता है। इसे देखकर शैडो मास्टर और बनवांग दोनों ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से ग्रैंडफादर जो कि चन से कहने लगता है, मैं चन याजी,
22वां कल्ट लीडर ग्रेट थेवेन्यो डिमोनिक कल्ट का सेकंड थेवेन्यो डीमन को अपनी रिस्पेक्ट दिखाता हूं। चन इसे देखते ही तुरंत ही अपने ग्रैंडफादर को खड़ा करने लगता है और कहता है, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। इस पर ग्रैंडफादर हंसते हुए कहने लगता है, आखिर ये तुम्हारे लिए कैसे अनकंफर्टेबल हो सकता है। ये बूढ़ा आदमी अपने जीवन में आज पहली बार इतना ज्यादा खुश हुआ है। जन अपने ग्रैंडफादर को बैठाते हुए अपने मन में कह रहा होता है, मेरे ग्रैंडफादर वो सचमुच कल्ट के प्रति काफी ज्यादा डिवोटेड हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया सिर्फ कल्ट के बोझों को उठाने में। अगर सिक्स सेक्ट मार्शल आर्ट सेक्ट का सेक्ट लीडर ऐसा होता तो हमारे कल्ट को कभी भी सिविल वॉर का सामना नहीं करना पड़ता। इसके बाद ग्रैंडफादर चंद से कहने लगता है, तुम सिक्स सेक्ट ऑफ मार्शल आर्ट सेक्ट के उन सभी कोर्स को प्राप्त कर रहे हो जो कि वो प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अलावा तुमने थेवेन्यू स्वॉर्ड को भी प्राप्त कर लिया है। ऐसा लगता है जैसे कि ग्रेट थेवेन्यू डीमन तुम्हें खुद ही रास्ता दिखा रहे हैं। एंसेस्टर गार्डियन का नाम सुनते ही चन अपने मन में सोचने लगता है। इस बारे में सोचता हूं तो मुझे वो समय याद आता है जब मुझे थेवेन्यू स्वॉर्ड प्राप्त हुई थी, और उस समय पर चन कह रहा था कि इस सारी एनर्जी को अब्जॉर्ब करने में काफी समय लग जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं सही ना हूं। ग्रैंडफादर इसे सुनते ही कहने लगता है, हो सकता है कि वो सोच कल्ट के किसी मेंबर की हो। मेरा इंट्यूशन मुझे बता रहा है कि जल्द ही समय पास आ रहा है। हमने जो कुछ भी पाया है उस सब को दिखाने का समय आ गया है। जैसा कि तुमने कहा कि कितना समय बीत चुका है, तो इसे देखते हुए लगभग 25 साल तो कम से कम बीत गए हैं। उस समय पर एक बूढ़ा आदमी जो कि थेवेन्यू डीमन कल्ट को लीड कर रहा था, वेस्ट की ओर अपने एरिया को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था और ईविल सेक्ट के स्ट्रॉन्ग होल्ड इन्हें पीछे करता जा रहा था। उस समय पर ईविल फैक्शन का लीडर हुंग्योन था, द डिस्ट्रक्शन एम्परर। वो 5 ग्रेट मास्टर्स में से एक बन गया था मोयान को हराने के बाद, जो कि मास्टर था प्रीवियस जनरेशन का। हमारे कल्ट की जबरदस्त पावर वो ईविल सेक्ट को पीछे हुनान की तरफ पुश करने के लिए काफी थी। ये काफी ज्यादा इनक्रेडिबल मूवमेंट था, लेकिन सिक्स सेक्ट मार्शल आर्ट सेक्ट वो लगातार ही ये हमारे वेस्ट की तरफ आगे बढ़ते हुए हमें देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गया था। शैडो मास्टर इस पर कहने लगता है, हाँ मुझे इसके बारे में याद है। उस समय पर हर कोई इसके बारे में देखकर हैरान हो गया था। आखिर आप वेस्ट की तरफ को ज्यादा ही ध्यान क्यों दे रहे थे? हमारे कल्ट का राइटियस मार्शल अलायंस का सामना करने के लिए नॉर्थ की ओर जाकर सेंट्रल प्लेन्स पर जीत प्राप्त करने का सपना देखते हुए आखिर आप को लगातार नॉर्थ की तरफ आगे क्यों बढ़ते जा रहे थे? ग्रैंडफादर इस पर कहने लगता है, मैं ये बात अब कह रहा हूं, लेकिन उस समय मेरे पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि मैंने उसके साथ एक समझौता किया था। मैं उनसे लगभग 50 साल पहले मिला था। मैं भी उस यूथफुल और पैशनेट एरा में, जैसे कि प्रीवियस कल्ट लीडर थे, उसी की तरह सेंट्रल प्लेन्स मार्शल वर्ल्ड के नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसने उस समय पर इस बूढ़े आदमी को रोका था। वो शाओलिन का अबेट था, ग्रैंड मास्टर गोजिंग। उस समय उसे अबेट सेंट कहा जाता था। वो सेंट्रल प्लेन्स मार्शल वर्ल्ड का एक रिस्पेक्टिव फिगर था, लेकिन वो अपनी मार्शल पावर के लिए फेमस नहीं था। हालांकि आधे दिन तक लड़ने के बाद मुझे उससे एहसास हुआ मार्शल वर्ल्ड के अंदर कई असाधारण लोग अभी भी छुपे हुए हैं। मुझे काफी ज्यादा गंभीर इंटरनल इंजरी हुई और मैं उससे हार गया, क्योंकि ये मेरे जीवन की पहली हार थी। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इससे बदला लेना था। इसलिए हमने हर 5 साल में एक बार मिलने और एक दूसरे से स्पार करने का समझौता किया। गोजिंग वहां से जाते ही पीछे की तरफ मुड़ता है और ग्रैंडफादर से कहने लगता है, बेनिफैक्टर चन, तुम हमेशा अपने साथ बहुत सारे लोगों को लाते हो, इससे बहुत सारे लोगों की जान जाती है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों एक एक करके एक जगह पर इस कंपटीशन को खत्म करें? ग्रैंडफादर आगे बताने लगता है, और इस तरह से हमारा लंबा रिश्ता शुरू हुआ। शर्म की बात है कि पूरे 20 साल तक मैं कभी भी ग्रैंड मास्टर को हरा नहीं पाया, लेकिन आखिर में जब हमारा 5वीं बार फिर से स्पार हुआ तो फाइनली इस समय पर मैं जीत गया। ये वो जीत थी जिसे मैं इतने लंबे समय तक वेट कर रहा था। मेरे समझौते के अनुसार इससे मैं नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ूंगा, लेकिन जैसा मैंने कहा मैं ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि एक दूसरे को समझने और सम्मान देने के लिए 25 साल का समय काफी था। जिस दिन मैंने ग्रैंड मास्टर गोजिंग को पहली बार हराया था, हम क्लोज फ्रेंड की तरह बन गए थे। उसके बाद मैंने नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ने का विचार छोड़ दिया और मैंने अपना ध्यान वेस्ट की तरफ सब्जुकेशन के ऊपर लगा दिया। ऑर्थोडॉक्स फैक्शंस के हिसाब से वो एक हीरो था, लेकिन ये बात केवल हम लोग ही जानते थे। जब मैं पॉलिटिकल अफेयर से काफी ज्यादा जूझ करता था, उस समय पर मैं ग्रैंड मास्टर से मिलता था और वो बुद्धिस्ट की बातें करके मेरी समस्याओं को सुलझाया करता था। मैं भी उसके ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करता। वो सचमुच एक ट्रू मंक था। फिर एक दिन ये घटना घटी। मैं हमेशा की तरह ग्रैंड मास्टर गोजिंग से मिलने के लिए एक जगह पर खड़ा हुआ था, लेकिन किसी कारण की वजह से वो 2 सप्ताह तक नहीं आया। इसी बीच मैंने शैडो क्लैन से सुना ग्रैंड मास्टर गोजिंग वो शाओलिन के 10 फॉर्मर सबमिस्टर्स में से एक थे, मिसिंग हो गए थे, और ग्रैंड मास्टर गोजिंग वो खुद साउथ ईस्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि किसी दूसरे सेट के बीच में इस तरह से इंटरफेयर करना ये ठीक नहीं था, लेकिन जिज्ञासा मेरे ऊपर हावी हो गई, जिसकी वजह से मैं माउंट ब्याम की तरफ अकेले ही आगे बढ़ गया। मैंने सोचा कि अकेले ही जाना ठीक होगा, क्योंकि ये जगह हमारे कल्ट से ज्यादा दूर नहीं थी।
आगे जाते हुए मुझे जंगल के बीच में किसी के फाइट करने के निशान दिखाई दिए। उनमें से एक जैन मास्टर घ्युनवान द्वारा इस्तेमाल किए गए शाओलिन की बेहतर आर्ट में से एक माना जा सकता है, लेकिन दूसरी जो मार्शल आर्ट थी वो मौजूदा किसी भी मार्शल आर्ट से काफ़ी ज़्यादा अलग थी। वो ब्लेड लॉर्ड की स्वॉर्ड आर्ट से मिलती थी जो मैंने डिमॉन ब्लड हॉल के 6th स्टेज टेस्ट के दौरान देखा था। जन कहने लगता है तो इसका मतलब उनका सामना जरूर 7th से हुआ होगा। 7th कल्ट लीडर और स्वॉर्ड डीमन गोंग उन्होंने उसे फेस किया होगा। जन इसे सुनते ही चौंक जाता है और कहने लगता है ब्लेड गॉड डिवाइन मार्शल आर्ट, ये 6 ब्लेड मार्शल आर्ट स्कूल की टेक्निक है। ग्रैंडफादर इसे सुनते ही कहने लगता है, ओह तो तुम्हें इस तकनीक के बारे में भी पता है। जन इस पर कहने लगता है, जब मैंने टेस्ट को पास किया था तो उस समय पर मैंने सोचा कि वो सिर्फ एक स्टोरी होगी जो कि सदियों से लगातार चली आ रही है, इसलिए मैंने स्वॉर्ड डीमन गोंग के मरते हुए शब्दों पर ध्यान दिया जो मैंने गार्डियन के मुंह से सुने थे। लेकिन इस टेक्निक को दुनिया में फिर से प्रकट होते हुए देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यह बात कोई नॉर्मल नहीं है। इसके बाद ग्रैंडफादर आगे बताने लगता है, इसके बाद 2 दिन की खोजबीन के बाद मैं ग्रैंड मास्टर गोजिंग को ढूंढने में कामयाब रहा। वेस्टर्न जंगल के प्रीवियस की एक खाई के अंदर कई मास्टर्स के खिलाफ सख्त लड़ाई में मैंने तुरंत ग्रैंड मास्टर गोजिंग के साथ मिलकर काम करना चालू कर दिया। हालांकि कुछ मास्टर्स के कारण हमें काफी देर हो गई, लेकिन फिर भी लास्ट में हमने सभी को मार डाला। जिन दुश्मनों का हमने सामना किया था उन लोगों ने पाम टेक्निक से लेकर दूसरी अलग अलग तरह की कई मार्शल आर्ट को यूज किया, लेकिन उनकी फंडामेंटली सभी टेक्निक वो ब्लेड गॉड टेक्निक की थी। इसके बाद ग्रैंड मास्टर गोजिंग वो ग्रैंडफादर से चिल्लाते हुए कहने लगता है, हम इन लोगों को जान से नहीं मार सकते। ग्रैंडफादर बताने लगता है, मुझे नहीं पता कि आखिर उसने क्या मना किया था, लेकिन उसने किसी को भी मारने से मना कर दिया था। इसके बाद ग्रैंडफादर वो गोजिंग के पास आता है और उसे कहने लगता है, दोस्त इन लोगों की जो टेक्निक यूज कर रहे हैं वो आखिर क्या है। इस पे ग्रैंड मास्टर गोजिंग बताता है कि बेनिफैक्टर जैन ये सभी लोग ब्लेड गॉड के डिसेंडेंट हैं। जैसे ही ग्रैंडफादर ब्लेड गॉड का नाम सुनता है तो वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। ग्रैंडफादर आगे बताने लगता है, मैंने इसकी काफी हद तक उम्मीद की थी, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा चौंकाने वाला था। विश्व के महानतम स्वॉर्ड्समैन जो कि काफी लंबे समय पहले ही लापता हो गया, उसके डिसेंडेंट एकदम से ही सामने आ गए। मुझे लगा कि ग्रैंड मास्टर गोजिंग वो हिस्से में शामिल हो गए हैं, लापता मास्टर जैन हुआन की खोज करते समय, लेकिन बात ये नहीं थी। ये बात सुनते ही जॉन कहने लगता है, आखिर आपका इस बात से क्या मतलब है। ग्रैंडफादर इस पे बताने लगता है, ग्रैंड मास्टर गोजिंग को उनके अस्तित्व के बारे में पता था, बहुत समय पहले से ही वो इसके बारे में जानते थे। और बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट पार्ट में।